रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। जय हिंद। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो रक्त मांस हड्डी, इसी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हड्डी के बारे में नहीं पढ़ेंगे और ना रक्त के बारे में, यही मांस के बारे में, पचौनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि जिसकी सुंदरता देख के आप लोग रात भर जगे रह जाते हैं, कैसा होता है मतलब देखा जाए तो। देखिए आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण के बारे में, ह्यूमन इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ते हैं जिसके चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस, और ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। और हम परपोषी पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अमीबा में पोषण के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मानव में पोषण के बारे में कि मानव में पोषण कैसे होता है। पोषण होता क्या है? पोषण हम आपको बताए हुए हैं बाबू कि पोषण कुछ नहीं है, बस भोजन करो। अब भोजन का उपयोग कर लो ना, यही बस पोषण है। जैसे भोजन किए, पचा वचा, उसके बाद उसका उपयोग क्या हुआ, मान लो ऊर्जा बनाने में हो गया। कहीं काट लिए थे अपना हाथ, चाहे कुछ उसे कट गया था, कौन जानता है कैसे हुआ था, लेकिन मान लीजिए कहीं डैमेज हो गया था, ठीक, तो उसको सही करने के लिए उसका उपयोग हो गया। मान लीजिए कि उसको कटे हुए भाग की भरपाई करने के लिए उसका उपयोग हो गया। ठीक, तो इसके लिए मतलब भोजन का कोनो उपयोग हो जाए, मतलब कि देखिए भोजन हम कर लें और उस भोजन का उपयोग हो जाए, इस सब प्रोसेस, इसके बीच में जितना प्रोसेस हो रहा है और भोजन जो कर रहा है, इस सब जितना प्रोसेस होगा ना, इसके लिए मतलब भोजन को ग्रहण करने के लिए, भोजन को खाने के लिए और भोजन का उपयोग करने के लिए, इस सब के लिए जितना प्रोसेस होगा ना, इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को हम बोल देंगे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक, समझ में आया? तो ये होता है पोषण। अब समझिए, हम समझते हैं मानव में पोषण के बारे में कि मानव में कैसे पोषण होता है, मानव में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो देखो, हम आपको बताए हैं कि किसी भी जंतु संपोषी जीव में पोषण कैसे होता है बाबू। जंतु संपोषी जीव, संपोषी, ठीक, जंतु समपोषी जीव, या आप कह सकते हैं कि सभी जीवों में जो विषम पोषी पोषण करते हैं, बस जंतु समपोषी मत बोलिए, विषम पोषी पोषण जो करते हैं, विषम पोषी पोषण, उन सभी जीवों में पोषण कितने चरण में होता है? 5 स्टेज हम पोषण का बता चुके हैं आपको। कितना स्टेज बाबू? 5 गो स्टेज। का स्टेज देखो, पहले भोजन को ग्रहण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भोजन को ग्रहण किया जाएगा, मतलब अंदर ढकेला जाएगा, तो हो गया अंतर्ग्रहण। अंदर ढकेलने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण पहला। ठीक, दूसरा पाचन किया जाएगा। कैसे कि हम बड़का कवर खाते हैं और उसमें बड़ा अणु होता है, जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत जटिल और भारी अणु होते हैं। इसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना होता है, छोटकू बनाना होता है। मतलब कि भोजन को क्या करना होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, और यही टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। बस समझिए इतना। ठीक, इसके बाद देखो, तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन, मतलब पच गया भोजन, अब हमारे उपयोग लायक हो गया, मतलब कि अब हमारे काम लायक भोजन बन गया। पहले बड़हन अणु था, इसका उपयोग नहीं कर सकते थे, अब छोटी छोटी बना दिए पाचन करके, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पेट में पचा। कहाँ पचा? पेट में पचा। ठीक, अब पेटवा में से जाएगा जहाँ जहाँ काम है, तब तो काम करेगा। तो पेट में से हर जगह पहुंचाने के लिए उसमें से सोखा जाता है, भोजन को अवशोषित किया जाता है पेट में से, तो वही कहलाता है अवशोषण। मतलब भोजन को पचे हुए स्थान से अवशोषित करके पूरे शरीर में ले जाना अवशोषण कहलाता है। खत्म। ठीक, अवशोषण समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया। अब देखो, अब हम आपको तीसरा बताए थे, चौथा बताए थे एसिमिलेशन। क्या बताए थे? एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण ये क्या होता है? स्वांगीकरण में हम आपको बताए थे कि स्वांगीकरण कुछ नहीं है, बस भोजन का उपयोग होना ना स्वांगीकरण है। जैसे हम भोजन कर लिए, अब उसका उपयोग हम कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने के लिए किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं? भोजन का। तो हमारे भोजन का स्वांगीकरण हो रहा है, समझ रहे हैं? उसका उपयोग हो रहा है। तो जो उपयोग होता है ना, उसी उपयोग का दूसरा नाम हम रख देते हैं, जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण।
क्या बोलते हैं बाबू, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। तो बस इतना ही है, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अब देखो क्या होता है कि जो हम भोजन खाए थे उसको क्या किए थे बाबू, पचाए थे, मतलब छोटी छोटी टुकड़ा में तोड़े थे। अब कुछ भोजन जो है नहीं पच पाता है, क्या होता है बाबू, नहीं पच पाता है, वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, मतलब खराब रहता है वो, तो वो नहीं पच पाता है। इस खराब भोजन को, इस खराब पदार्थ को, देखो ये भोजन कुछ पदार्थ है, इसको कुछ पार्ट को हम पचा दिए, कुछ पार्ट जो है ना ये नहीं पच पाता है, ठीक, नहीं पच पाता है। तो अनपचे भोजन को, मतलब जो खराब पदार्थ बच गया, इसको शरीर से बाहर किया जाता है, और इसी बाहर करने की प्रक्रिया को बहिक्षेपण बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी डिटेल से बताए थे, उसके पिछले लेक्चर में भी डिटेल से बताए थे। अब समझो कि मानव पोषण कर रहा है, यानी कि हम पोषण कर रहे हैं, तो मानव पोषण कर रहा है। मानव क्या है, सर्वहारी जीव, तो ये भी विषम पोषी पोषण है, प्रदर्शित करता है। विषम पोषी पोषण का मतलब किसी जीव पे निर्भर रह के अपना पोषण करता है। हम कुछ खाएंगे, कोनो जीव से ही लेके खाएंगे। गेहूं खाएंगे, गेहूं का पौधा है, जीव है, ठीक, जीव से खाएंगे। मुर्गी खाएंगे, मुर्गी का अंडा, ठीक, तो वो भी क्या है, किसी जीव पे आश्रित रह के खाएंगे। मांस खाएंगे, किसी जीव पे आश्रित रह के खाएंगे। मतलब हम अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे निर्भर हैं, और जब निर्भर है तो हम विषम पोषी पोषण करने वाले जीव हैं, ठीक। अब हमारा पोषण कैसे होगा, तो हमारा पोषण भी 5 गो स्टेज में, कौ स्टेज में, 5 गो। कौन कौन सा, पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, और चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन, ठीक। ये याद रखना, 5 चरण। अब पहले समझते हैं अंतर्ग्रहण कैसे होगा। क्या होगा बाबू, अंतर्ग्रहण कैसे होगा, हम भोजन कैसे खाएंगे, मतलब भोजन को शरीर के अंदर कैसे करेंगे। तो देखो, भोजन को शरीर के अंदर करने की प्रक्रिया है, वो रोटी लिए, सब्जी लिए, तोड़े, और उसके बाद मुंह में डाल लिए। जैसे आप मुंह में डाले ना, क्या हुआ, आपका अंतर्ग्रहण हो गया। मतलब भोजन को मुंह में रखने की प्रक्रिया ही अंतर्ग्रहण है, खत्म बात, इतना ही है अंतर्ग्रहण, इंजेशन, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मानव में मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ठीक। तो ये मानव हम हैं, हम भोजन को बस मुंह में रख लिए, जो यहाँ पे मुंह है इसमें रख लिए, तो किसके द्वारा हो रहा है, मुंह द्वारा हो रहा है, तो मुंह के द्वारा अंतर्ग्रहण होता है। मतलब हम भोजन को मुंह में रख लिए, यही अंतर्ग्रहण हो गया, खत्म, ठीक। बस इतना समझना। अब आता है दूसरा स्टेज, पाचन, ठीक। देखो, अंतर्ग्रहण मतलब बस भोजन को रखना हो गया, खत्म बात है, अंतर्ग्रहण। अब आता है पाचन। देखो तो क्या होता है, पाचन में ना, पाचन में मनुष्य अकट बकट चीज, कौन चीज खाता रहता है। मनुष्य जो होता है, इसको राक्षस एक तरीके से कहें तो कोनो दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं, ठीक। तो मनुष्य अकट बकट चीज कुछ हो खाता रहता है, कभी मुर्गा का मांस खाएगा, कभी बकरा का खाएगा, कभी किसी का खाएगा, मतलब कि मांस खाएगा, कभी सॉस खाएगा, एक चिल्ली सॉस है, ये मतलब क्रीम है, कुछ है, कुछ है, ऐसे खाता रहेगा, अकट बकट खाता रहेगा। इस सबको पचाने के लिए एक चीज से नहीं पचाया जा सकता है। तो भगवान जानते थे कि मनुष्य बहुत उपद्रवी है, तो इसलिए इसके पास एगो सुविकसित पाचन तंत्र दे दिए, मतलब कि एक सिस्टम दे दिए पचाने के लिए। एक ही चीज से हर चीज नहीं पच सकता, एक ही एंजाइम से हर चीज नहीं पच सकता। जैसे अमीबा में हम पढ़ाए थे, तो अमीबा भोजन का पाचन करने के लिए क्या कर रहा था, बस एंजाइम छिड़क दे रहा था खानवा पे और भोजन पच जा रहा था, मतलब भोजन टुकड़ों में टूट जा रहा था, खत्म। लेकिन ये मनुष्य जो है ना, एगो तो कम चबा के खाता है, ठीक, चबाता नहीं है भोजन को ज़्यादा, और उसके बाद दिक्कत ये है कि कुछ अकट वकट कुछ खाता रहता है। तो इसको पचाने में, हर भोजन को पचाने में अलग अलग एंजाइम चाहिए, इसको अलग अलग एंजाइम चाहिए, ठीक। एंजाइम क्या होता है, हम आपको बताए थे कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेता है, मतलब जैसे भोजन को मानिए बस पचाने में मदद करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है एंजाइम, बस, ठीक, इतना समझिए। अब देखो, ये हो गया आपका, मतलब कि मनुष्य का पोषण, पाचन करने के लिए क्या चाहिए, इसको अलग अलग प्रकार का एंजाइम चाहिए हर भोजन के लिए। अब देखे भगवान की बहुत उपद्रवी है, तो इसके लिए एगो सिस्टम बना दिए कि बाबू तुमको पचाने के लिए एगो मशीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मशीन मतलब सिस्टम, समझ सकते हैं, एगो तंत्र बना दिए। तंत्र किसको बोलते हैं, किसी भी चीज के
जो सम्मिलित रूप से काम करे उसको सिस्टम बोलते हैं यानी मशीन बोलते हैं। जिसे में हम बता सकते हैं आपको, जैसे आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ जगह चाहिए, ठीक, आप होने चाहिए। कौन पढ़ेगा, आप ही ना पढ़ेंगे, तो आप चाहिए। उसके बाद पेन चाहिए, कापी चाहिए, बुक चाहिए, ठीक, इतना चीज़ चाहिए। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मोबाइल भी चाहिए, तो इतना चीज़ आपको पढ़ने के लिए चाहिए। तो जितना चीज़ आपको पढ़ने में मदद कर रहे हैं सब ना, ये सभी मिला करके वो ग्रुप बनाएगा और उसी ग्रुपवा का नाम हम रख दे रहे हैं सिस्टम। क्या रख दिए, सिस्टम। तो सिस्टम मतलब क्या होता है, तंत्र होता है। और तंत्र का मतलब क्या होता है कि कई चीज़ें जब आपस में मिल के काम करती हैं। जैसे देखो, होता क्या है, पानी निकालने वाला पंपिंग सेट होता है एक, तो आप देखे होंगे। तो पंपिंग सेट में क्या होता है, इंजन होता है यहाँ पे, और यहाँ से जुड़ा होता है पंखी, जुड़ा होता है ना, और यहाँ से पानी फेंकता रहता है, ठीक। तो इसमें क्या क्या चीज़ लगा है बाबू, तो है इंजन लगा है क्या लगा है, पंखी लगा है। इसको पूरा को मिला के क्या बोल देंगे कि पानी निकालने वाला यंत्र है, पानी निकालने वाला तंत्र है, बोल सकते हैं, सिस्टम है, ठीक। तो सिस्टम क्या है आप समझ चुके होंगे। सिस्टम मतलब जो एक काम को करने के लिए जितने भी चीज़ लगते हैं सभी को मिला करके हम सिस्टम बोल देते हैं, खत्म, ठीक, बस इतना ही है। अभी पाचन करने के लिए ना, हमारे अंदर पाचन करने के लिए बहुत ही चीज भाग ले रहे हैं। आपको तंत्र से ये मालूम चल गया, तंत्र शब्द जहाँ आया मतलब कि बहुत सारे चीज का ये ग्रुप है, वो बहुत सारे चीज का ग्रुप है, समझ में आया। तो ये तंत्र लगा है, पाचन तंत्र मतलब कि कई गो अंग मिल करके पाचन करेंगे सब, ठीक। तो कई गो अंग मिल करके पाचन करेंगे, और जितने अंग मिल करके पाचन करेंगे उन सभी अंगों को हम बोल देंगे, सभी अंगों को मिला करके बोल देंगे कि पाचन तंत्र है, ठीक। तो ये हो गया पाचन तंत्र। तो मानव में पाचन हेतु सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, एगो मशीन पाया जाता है। कई लोग की एगो मशीन पाया जाता है, पाचन करने के लिए एगो मशीन पाया जाता है, बस खत्म, ठीक। अब देखो ये पाचन तंत्र जिसे कैसे बना होता है, अभी हम बताएं कि पानी निकालने वाला पंपिंग सेट, पंखी और इंजन से बना होता है। ऐसे ही यहाँ पे पाचन तंत्र किस किस चीज़ से बना होता है, तो मेनली दो चीज़ से बना होता है। क्या क्या, एक होता है, पहला होता है आहार नाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियाँ या पाचन ग्रंथियाँ भी बोल सकते हैं आप, ठीक। तो पाचक ग्रंथियाँ या और आहार नाल, ये दो चीज़ से बना होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल क्या होता है, देखो हमारे अंदर ना, यहाँ से मुंह से लेकर के और गुदा द्वार तक यानी लैट्रिन रास्ता तक क्या होता है, एक पाइप होता है, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा एक पाइप है, ठीक। इसी पाइपवा को हम क्या बोल रहे हैं बाबू, आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल। क्या बोल रहे हैं, देखो है जो यहाँ पे है, देखो इसका बस पूरा दिख रहा है पाचन तंत्र। तो यहाँ से मुंह से लेकर के और गुदा द्वार एनस तक पूरा है, ये वो पाइप है, देखो ऐसे घूम के आया हुआ, ऐसे घूम के ऐसे टेढ़िया मेढ़िया के ऐसे आया हुआ यहाँ तक, ये पूरा एक ही पाइपवा है, जुड़ के आया हुआ। इसी पूरा पाइपवा को हम क्या बोल दे रहे हैं, एलिमेंट्री केनाल यानी आहार नाल। तो ये मेनली पाचन तंत्र किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है, तो पहला हो गया आहार नाल। आहार नाल क्या है, वो पाइप है, जौन पाइप कहाँ से, मुँह से लेकर के और गुदा द्वार तक आया हुआ है, ठीक, एनस तक आया हुआ है। अब देखो है पाचक ग्रंथियां क्या है, तो पाचन में ना कुछ एंजाइमों की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि अमीबा क्या था, एंजाइम छिड़का था, और जैसे एंजाइम छिड़का था ना तो उसका क्या हो गया था, पाचन हो गया था भोजन का। सेम वैसे ही यहाँ पे भी कुछ एंजाइम चाहिए भोजन को पचाने के लिए। वो एंजाइम कहाँ से आएंगे, तो वो एंजाइम कौन निकालता है, ग्रंथियाँ निकालती हैं। क्या निकालती है बाबू, ग्रंथियाँ। तो देखो ग्रंथि आज से किसको बोलोगे, ग्रंथि। तो ग्रंथि बोलना किसको, जो अपने अंदर से कुछ छोड़ता रहे। ऐसा नहीं कि बस ग्रंथि एंजाइम में छोड़ता है, हार्मोन्स भी निकालता है, तो अपने अंदर से कुछ भी छोड़ता रहेगा, उसी को बोल देंगे ग्रंथि यानी ग्लैंड्स। इसको ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बोलिएगा ग्लैंड्स, हम तो ग्रंथि बोलेंगे। तो देखो ये क्या हो गया, ग्रंथि। ग्रंथि मतलब कुछ एंजाइम छोड़ेंगे सब बिचवा में, इस पाइप में से जाएगा भोजन, ऐसी में इसका पाचन होगा, इसमें एंजाइम छोड़ेंगे सब, कौन, ग्रंथि। तो कुछ ग्रंथि भी होने चाहिए, एंजाइम चाहिए, तो एंजाइम कौन निकालता है, अपने अंदर से ग्रंथि निकालता है। ग्रंथि नहीं रहेगा एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक। तो एंजाइम बनाने का भी कई गो फैक्ट्री है।
क्या है बाबू, अलग अलग फैक्ट्री है कि एगो हाई एंजाइम बनाएगा, एगो हाई एंजाइम बनाएगा, एगो हाई एंजाइम बनाएगा, मतलब फैक्ट्री लगा हुआ है एंजाइम का। तो एंजाइम की फैक्ट्री को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लैंड्स बोल रहे हैं। बस इतना समझना, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचन तंत्र कितने चीज से मिलके बन गया, तो बाबू देखो, पहला हो गया ये एलिमेंट्री केनाल, जिसको हम बोलते हैं आहार नाल, पाइपवा हो गया। इसके लिए पाइपवा में एंजाइम जाता है। वो एंजाइम कहाँ से आता है, कई गो फैक्ट्री लगे होते हैं सब, वो फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पाचन तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो आहार नाल के भाग, अब मान लो कि इसकी भी भाग तो हमको समझना है ना। जैसे मान लो कि ये पंपिंग सेट बना हुआ था इंजन से, पंखी से, ऐसे यहाँ पे इंजन के पार्ट भी होंगे, पंखी के पार्ट भी होंगे, वैसे यहाँ पे क्या है, आहार नाल के भी कुछ पार्ट बनाए गए हैं कि ये मतलब पार्ट होता नहीं है, पार्ट वाइज नहीं होता है, ये कहीं होता है, लेकिन हम अपने पढ़ने के लिए पार्ट बनाते हैं, ठीक, कि हमको पढ़ने में आसान हो जाए। तो देखो क्या होता है, हमारे मुंह से और गुदाद्वार तक कितने पार्ट हैं, तो देखो पहला है मुंह। क्या है, मुंह, मुख जिसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे माउथ। तो पहला हो गया माउथ, है छेदवा बस हो गया माउथ। देखो छेद बस, हमारे चेहरे पे जो छिद्र दिखाई दे रहा है मुंह वाला, उसी छिद्र को हम बस बोलेंगे माउथ। ठीक, अब इसके अंदर जाएंगे, जैसे छेद के अंदर जैसे जाएंगे, ये इसके अंदर कैविटी बना हुआ है हमारे मुंह के अंदर। यहाँ पे जीभ है, जहाँ पे वहाँ पे क्या है, कैविटी है, मतलब खलिया जगह ही है। उस जगहिया को क्या बोलेंगे, है देखो यहाँ पे ये छेदवा हो गया क्या, मुंह यानी माउथ, और यहाँ पे पूरा खलिया जगहिया क्या हो गया, कैविटी। समझ में आया। ये कैविटी को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं बाबू, देखो बक्कल कैविटी। पहला पार्ट हो गया हमारा मुख यानी माउथ, ये जो छेद है इसी को माउथ बोल रहे हैं। दूसरा हो गया मुख गुहा, देखो हिंदी में कैसे लिखा हुआ है, मुख गुहा, इसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो देखो बक्कल कैविटी आपके बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो बक्कल कैविटी बोलना। देखो यहाँ पे दो पार्ट समझ में आया, बस छेद को हम क्या बोलेंगे, माउथ, इसके अंदर जहाँ पे जीभ दांत वगैरह है सब, इसको क्या बोल देंगे, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। ठीक, अब देखो ग्रसनी क्या होता है, यहाँ पे एक होता है कुप्पी। क्या होता है बाबू, कुप्पी। देखो यहाँ से ना हमारे गले से दो नली बन जाता है, हमको दिखता है एगो यहाँ पे, लेकिन बना है दूगो। एगो जाता है फेफड़ा में और एगो जाता है पेट में। ठीक, काहे लिए, एगो भोजन के लिए जाएगा, एगो सांसिया लेने के लिए जाएगा, सांस लेना है ना, तो उसके लिए यहाँ से दो नली जाता है, एक सांस के लिए एक भोजन के लिए, अलगे अलगे नली होता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि भोजनों उसी रास्ते जाएगा, उसी रास्ते आप सांसों ढकेल दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो भगवान बहुत चालाक थे, मान लीजिए भोजन उसी रास्ते ढकेल रहे हैं, अटक गया तो सांस लेते लेते घुट घुट के मर जाएंगे। तो इसीलिए भगवान चालाक थे, बना दिए अलग अलग नली। तो भोजन अलग नली से जाता है पेट में और सांस अलग नली से जाता है फेफड़े में। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या हो जाता है, डबल नली हो जाता है। ठीक, डबल नली। अब देखो अभी हम बता रहे हैं, ये डबल नली नहीं है, देखो अभी हम बता रहे हैं, यहाँ से ये हो गया और ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझ में आया, ये माउथ कैविटी, यहाँ पे हमको समझना है ग्रसनी। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हमारे अंदर भोजन के लिए अलग नली है और सांस लेने के लिए अलग नली लगा हुआ है। अब ये नली जो है ना, यहाँ पे ये दोनों फेफड़ा में चला गया, फेफड़ा में आने वाला नली ये है और ये भोजन वाला नली है। ठीक, अब इससे कन्फ्यूज आएगा मत, बस यहाँ पे बस सोचिए, यहाँ पे इसको नहीं बनाए थे तो ही ठीक था। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से ये दो नली है। ठीक, समझ रहे हो, यहाँ से ये दो नली है। एक ये हो गया भोजन वाला जो पेट में आएगा, हाई हो गया सांस वाला जो फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में एगो हेनी निकल जाएगा, एगो हेनी निकल जाएगा। ठीक, तो यही बना रहे थे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए नहीं बना रहे हैं। बस समझिए कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सांस वाला नली, ये हो गया आपका भोजन वाला नली। अब क्या होता है,
यहाँ पे दुगो नली, मुंह के बाद दुगो नली, लेकिन इसके बीचवा में एगो कुप्पी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कुप्पी। पहले ढेबरी ओबरी में तेल ढराता था, जानते हैं ना, कीप जिसको बोलते हैं, तो कीप से तेल ढराता था। अब तो बोतल काट के बना दिया जा रहा है अगर कीप का जरूरत पड़ता है तो वो कीप के आकार का यहाँ पे होता है। क्या होता है? यहाँ पे कीप के आकार का होता है। अब ये क्या करता है, इसी भाग को है माउथ कैविटी के यानी बक्कल कैविटी के, और ये जो भोजन वाला और सांस वाला नली है यहाँ पे, इन दोनों के बीच है जो जितना खाली स्पेस है ना, इसी को हम बोलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। तो याद रखना, फेरिंग्स किसको बोलते हैं? बक्कल कैविटी और एसोफेगस यानी कि खाद्य नली के बीच जो भाग होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रसनी यानी फेरिंग्स। देखो है नलिया जो है फूड वाला नली है, फूड पाइप इसको बोलते हैं या एसोफेगस बोलते हैं, OESOPH। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोबारा लिखेंगे तो दिक्कत होगा। देखिए एसोफेगस, ठीक, इसको बोलते हैं या ग्रसिका बोलते हैं या खाद्य नली। 3 गो नाम इसका याद रखें, खाद्य नली, ग्रसिका और एसोफेगस। अब क्या होता है, हम बताएं कि ग्रसनी क्या होता है। तो ग्रसनी वह जगह है जहां फूड पाइप यानी कि खाद्य नली और मुंह दोनों खुलते हैं। ठीक, यहाँ से फूड पाइप है यहाँ तक, ठीक, और यहाँ से मुख यानी बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा, दोनों खुल रहे हैं सब यहीं पे। और बिचवा का जगहिया का है, बिचवा का जगहिया ये है ग्रसनी। तो ग्रसनी समझ में आ गया। अभी ग्रसनी क्या करता है, भोजन को अगर जाना है पेट में, तो यहाँ से ऐसे अगर हम निगल रहे हैं तो हो सकता है सांस वाला में भी चला जाए। क्या हो सकता है बाबू? सांस वाला में भी चला जाए। लेकिन भगवान दिमाग लगाए, क्या दिमाग लगाए कि सांस में चला जाएगा तो ये खांसते खांसते मर जाएगा। देखते हैं कभी कभी सरकता है, काहे सरकता है? भोजन गलती से ना इस सांस वाले नली में चला जाता है, इसी वजह से सरकता है। तो कहते हैं कोई याद कर रहा है, हमको खांसी आया है, ठीक है, कोई याद नहीं कर रहा है, आप किसी को याद कर रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग वह डिस्टर्ब हो गया। जैसे डिस्टर्ब हुआ ना, तो यहाँ पे एगो दरवाजा होता है। क्या होता है? दरवाजा होता है, छोटी चुकी दरवाजा होता है। दरवाजा क्या करता है, जब भोजन आएगा तो है सांस वाले नली को बंद कर देगा। दरवाजा इसे लगा होता है, जब भोजन आएगा तो सांस वाले नली को बंद कर देगा, और जब सांस आएगा तो भोजन वाले नली को बंद कर देगा। ठीक, दोनों काम यही करता है। बीचवा में इसे लगा होता है, देख रहे हैं कैसे लगा है, ठीक, तो ऐसे ही लगा होता है। ये कार्टिलेज का दरवाजा होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, आप नाम सुने होंगे, ठीक। तो यही होता है। अब क्या होता है, आप सोचने लगते हैं, इसको मतलब कि दिशा निर्देश जो देता है, दिमाग देता है, ये बताता है कि किधर मुड़ना है, किधर का बंद करना है। एपिग्लॉटिस को कौन बताता है? दिमाग बताता है कि किधर बंद करना है, भोजन आ रहा है कि सांस आ रहा है। तो जब भोजन आएगा तो सांसिया वाले को बंद करा देगा दिमाग। लेकिन आप तो किसी के चिंता में खोए हुए थे कि वो कितनी सुंदर थी, बतियाई थी, ऐसे सोचे होंगे, ठीक, सोचते होंगे। लेकिन सोचते सोचते आपका दिमाग वह डिस्टर्ब हो जाता है। अब डिस्टर्ब होता है, बस इसको दिशा निर्देश नहीं दे पाता है, मतलब इसको बता नहीं पाता है, निर्देश नहीं दे पाता है कि करना क्या। तो ये कन्फ्यूजिया के केनियो मुड़ जाता है, तो कन्फ्यूजन में मुड़ जाता है फूड वाले पाइप पे। तो भोजन कहाँ चला जाता है? सांस वाले में। अब जैसे सांस वाले में जाएगा, फेफड़ा देखे कहेगा तू कहाँ इधर आ रहा है, तो मारेगा एक ही बार, ढकेलेगा खूब तेज ना, तो आपको छींक आ जाएगा, एकदम सरक जाएगा पूरा। कहते हैं देहात में लोग कि सरक गया। क्या होता है? खांसी आता है, तो बहुत तेज खांसी आता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। तो खाते समय इसीलिए बोलना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज़ किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो सोचना नहीं चाहिए खाते समय, इसीलिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको ग्रसनी भी समझ में आ गया। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी एक जगह, एक कीप के आकार का संरचना है जो मुख गुहा और खाद्य नली यानी कि ग्रसिका को जोड़ता है। देखो ग्रसिका में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ग्रसिका किसको बोलेंगे? जौन नीचे है उसमें का है, और जौन ऊपर है उसमें न है, ठीक। तो देखो नीचे वाले को का लगाएंगे और ऊपर वाले को न लगाएंगे। तो देखो ग्रसनी, ये है ऊपर वाला ग्रसनी, और ये जो पाइपवा है इसको ग्रसिका बोल रहे हैं, ठीक। तो याद रखना, ग्रसिका या खाद्य नली या एसोफेगस। अब आता है, इस नली के बाद आता है अमाशय।
जिसको हम बोलते हैं स्टमच। स्टमच तो हम ऐसे बोल देते हैं, पूरा पेटवा को ऐसे बोल देते हैं हमारा स्टमच है, पूरा स्टमच नहीं है, ठीक। तो देखो इसको बोलते हैं अमाशय, ये हो गया अमाशय आपका, इसी को पेट बोलते हैं, स्टोमच बोलते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद आता है छोटी आंत, इसके बाद ये आता है छोटी आंत। इतने पार्ट को हम स्टमक बोल दिए, यानी कि अमाशय बोल दिए। इसके बाद इस अमाशय से एक नली निकलती है, उस नली को हम क्या बोल दिए, उस नली को बोल देते हैं छोटी आंत। अभी छोटी आंत ऐसे लपटा के यहाँ तक आई होती है। अभी क्या करती है, वो मोटहन पाइप से जुड़ जाती है। मोटका पाइपों को हम क्या बोलेंगे, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे बाबू, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको पूरा समझ में आ गया कि कौन सा क्या क्या पार्ट है। देखो मुख गुहा, ग्रसनी, खाद्य नली, अमाशय। अमाशय क्या है, तनी मनी ये जो पाइपवा है सिर्फ ऐसे मोटा गया है, तो मोटा गया बस अमाशय बन गया। अमाशय के बाद फिर से पतला हो गया पाइपवा, उसी को बोल रहे हैं क्या, उसी को बोल रहे हैं छोटी आंत, इसको बोलते हैं ग्राही। देखो ये छोटका भागवा जो है तनी मनी मुड़ा है, इसको ग्राही बोलते हैं। पता चलेगा आपको बाद में जब हम पढ़ेंगे डिटेल से इसमें, तो ठीक। बस इसको इतने पार्ट को ग्राही बोलते हैं। इलियम, जेजुनम, ये सब आएगा तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बस यहाँ पे समझिए कि बड़े बड़े चीज़ों को भी समझिए। तो ये है आपका मुख गुहा, ग्रसनी, खाद्य नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक। तो ये हो गया किसका पार्ट, आहार नाल का पार्ट, एलिमेंट्री केनाल का पार्ट। काहे पार्ट बनाए, हमको पढ़ने में आसानी हो सके कि कहाँ क्या क्या होता है, इसके लिए। दूसरा चीज क्या आया, पाचन ग्रंथियाँ या पाचक ग्रंथियाँ, ठीक। ये क्या होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको बोलते हैं। ये क्या होती हैं, एंजाइम छोड़ती हैं। तो कितने होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, इसको भी तो जानना है। तो पहला आता है लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड। तो इसके नमूने से पता चल रहा है क्या बनाएगा, लार बनाएगा। लार में एंजाइम होता है, मतलब एंजाइम ही बनाएगा। उस एंजाइमों का नाम हम रख दिए लार, ठीक, सलाइवा। तो अब देखो ये कहाँ कहाँ होता है, 3 ठे इधर होता है इस साइड, और 3 ठे इस साइड होता है। मतलब 3 गो जोड़ा में होता है, कपल में होता है। तो 3 गो है दोनों ओर, तो क्या हो गया, 3 जोड़ी हो गया। संख्या में कौगो, संख्या में पूछेगा तो 6 गो। कौगो बाबू, 6 गो। तो 6 गो लार ग्रंथि होता है, जिसको बोलते हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो एक होता है हमारे जिभिया के नीचे यहाँ पे, ठीक, वो होता है एक लार ग्रंथि। एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। देखो एक जीभ के नीचे, एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, ठीक। तो 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, बस इतना समझना कि यहाँ 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 लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये लार का सिक्रेशन करेंगे, मतलब स्लाइवा बनाएंगे। लार को हम इंग्लिश में स्लाइवा बोलते हैं। तो पहला हो गया स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड कौ गो बाबू, 6 गो। 3 गो है नहीं, 3 गो है नहीं, ठीक। तो स्लाइवरी ग्लैंड 6 गो। अब यकृत, लीवर। अब लीवर कहाँ होता है, इसको जिगर भी बोलते हैं। इस साइड होता है लीवर, ठीक। देखिए इस साइड यहाँ पे यही त्रिभुजाकार, यही लीवर है। तो लीवर भी एक ग्रंथि है, ये भी कुछ एंजाइम बनाता है। तीसरा आता है पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अग्नाशय। तो पेनक्रियाज भी एगो पतई के टाइप का ग्रंथि है, ये भी इस साइड होता है हमारे, ठीक। तो ये ग्रंथि है, ये क्या करेंगे, सब एंजाइम बना के, एंजाइम की फैक्ट्री है सब क्या है, एंजाइम की फैक्ट्री, निकालेंगे सब अपने अंदर से एंजाइम। तो ये देखो 3 ग्रंथियों के बारे में हमको मालूम चल गया। ऊपरे 6 को ग्रंथि मिल गया, एक नीचे, 2 नीचे मिल गया, यकृत और अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। अब इस छोटी आंत की दीवार में भी कई ग्रंथि लगी होती हैं, इस अमाशय की दीवार में भी कई ग्रंथि लगे होते हैं। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कैसे पाचन हो रहा है। तो बस समझो कि इसमें ग्रंथि लगी होती हैं, तो इसी को आंत ग्रंथि बोलते हैं, यानी इंटेस्टाइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक। तो 4 टाइप की ग्रंथियाँ हो गई। कितने टाइप की ग्रंथि है, 4 टाइप की। लार वाली ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड। यकृत, जिसको जिगर बोलते हैं ना, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। तो जिगर के टुकड़े मतलब यकृत के टुकड़े, लीवर के टुकड़े। तो किसी को ऐसे इस भाषा में बोल के देखिएगा कि तुम मेरे लीवर के टुकड़े हो, कह के देखिएगा, बताएगा, ठीक। देखो तो ये होता है जिगर या लीवर, ठीक। अब ये होता है पेनक्रियाज। तो ये दोनों ग्लैंड है, ये स्लाइवरी ग्लैंड है। आंत में भी कुछ ग्रंथि होती है, जिसको हम आंत ग्रंथि बोलते हैं या इंटेस्टाइन ग्लैंड बोलते हैं। तो आपको
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट अब तक मालूम चल गए होंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। आज हम लोग भोजन को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके बस पेट तक पहुंचा के छोड़ देंगे, उसके बाद इसको नेक्स्ट लेक्चर में पचाएंगे ढंग से। ठीक, तो समझो अब हम चलते हैं भोजन को ग्रहण करने। तो अंतर्ग्रहण हो गया था। क्या हो गया था? अंतर्ग्रहण मतलब मुंह तक भोजन आ गया था। अब मुंह के बाद नीचे ढकेलना है धीरे धीरे। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। अब समझते हैं आहार नाल के हर एक पार्ट के बारे में कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या हैं। देखो, हम आहार नाल के बहुत सारे पार्ट बताए हैं। पहले समझते हैं मुख के बारे में, यानी माउथ के बारे में। तो माउथ जो है यह आहार नाल का प्रथम भाग है। पूरा जो नलिया है इसका पहला भाग कौन है? माउथ है तो है, यानी मुख ही तो है, तो ये मुख है। ठीक, जो मुख गुहा में खुलता है, छेदवा कहाँ जा रहा है? छेदवा हमको कहाँ पहुँचाएगा? मुख गुहा में पहुँचाएगा, मतलब कि बक्कल कैविटी में पहुँचाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो, अब आता है बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहा। मुख के ठीक बाद का भाग मुख गुहा है, यानी इसके ठीक बाद का भाग मुख गुहा है। तो समझ में आता है, इसमें दांत, जीभ, लार उपस्थित होते हैं, मतलब इसमें इतने चीज उपस्थित होते हैं। तो देखो, हमारे मुख गुहा में कितनी चीजें उपस्थित होती हैं? दांत भी होते हैं, लार भी रहता है और जीभ भी रहता है। जीभ क्या करता है? जीभ स्वाद को चखता है। आप जानते हैं किसके कारण चखता है? उस पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ये न पूछेगा कि रिसेप्टर क्या है, बस समझिए ना, वो सेंसर है। जैसे आ रहा है सेंसर कि हाथ लगाइए, आपके हाथ पे पानी गिरने लगेगा, टोटी के नीचे हाथ लगाएंगे, हाथ पे पानी गिरने लगेगा। हाथ लगाइए, वॉशरूम का जो वो होता है हैंड वॉश निकलने लगेगा। तो ये सब सेंसर की वजह से होता है। इसे जीभ पे सेंसर लगे होते हैं स्वाद के लिए, कि कौन सा चीज़ किस स्वाद का है, इसको बताने के लिए सेंसर होते हैं। वही सेंसर उसी को हम बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। ठीक, तो बस इतना समझिए। तो जीभ पर क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं भी उपस्थित होते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं भी होती हैं जो स्वाद हमको बताती हैं। अब जीभ एक और ही काम करता है। देखे होंगे खाना खाते समय इसे एकदम हिलता डुलता रहता है, एकदम खाना को उलटता पलटता रहता है। तो खाना को उलाटेगा पलटेगा काहे लिए? कि ढंग से कुचा जाए, ढंग से कुचा जाए, समझ रहे हैं, ढंग से पिसा जाए दांत से। तो क्या करता है? यह चबाने में भी मदद करता है। भोजन को अच्छे से चबाने में कौन मदद करेगा बाबू? जीभ। लार में लभेरने के लिए, समझ रहे हैं, लार मिलाने के लिए भोजन में। अगर जिभिया हिलता नहीं तो ढंग से मिलता है, मतलब मान लीजिए कि कोई चीज़ आप मिला रहे हैं तो उसके लिए उसको मतलब महना पड़ता है। वैसे ही महने का काम कौन कर रहा है? जीभ, जो इधर उधर होके लार में ढंग से भोजन को लभेर दे रहा है। ठीक, तो ये हो गया जीभ के कार्य। अब समझते हैं हम दांत। दांत, अब ये दांत जो होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं? तो इनका काम है भोजन को टुकड़ों में तोड़ना, पीस बनाना। छोटी छोटी टुकड़ा तोड़ देंगे सब। ठीक, छोटी छोटी टुकड़ा तोड़ देंगे सब भोजन का। तो ये भी क्या काम कर रहे हैं? भोजन का एक तरीके से पाचन ही तो कर रहे हैं। देखो, पाचन क्या है? पाचन यही ना है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो कुछ छोटा टुकड़ा ये कर दे रहा है दांत, मतलब ये भी पाचन कर रहा है। तो पाचन में दांत भी सहायक होते हैं। अब क्या होता है? हमारे दांत जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब काहे अलग अलग प्रकार के होते हैं? देखो, हमारा दांत कुछ इस टाइप से होता है। इस टाइप से हमसे नहीं बन पाएगा तो आप हंसिएगा नहीं, देखिए। अब समझो, यहाँ पे ये दांत का स्ट्रक्चर कुछ हमारा होता है। एक जबड़े का दांत इस टाइप का होता है जो निकला हुआ है। ये राक्षस का दांत नहीं है, हमारा ये दांत है। अभी समझाते हैं। देखो, दांत हमारा जो होता है, दांत की विशेषता हमारी क्या होती है? हमारा दांत जो होता है द्विबार दंती होता है। द्विबार दंती का मतलब क्या है? कि हमारा जो दांत है ना, वो जीवन में 2 ही बार आता है। एक दूध का दांत, एगो परमानेंट दांत, समझ सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम अपने दांत को द्विबार दंती कहते हैं, मतलब 2 बार जमेगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? द्विबार दंती। ठीक, तो हमारी दांत की विशेषता क्या है? हमारा दांत द्विबार दंती है, मतलब 2 बार जमेगा। ठीक, गर्त दंती है। देखो, हमारा दांत जो है मसूड़े के गढ़हा में धसा होता है। गर्त में, गर्त मतलब समझते हैं गढ़हा में, गढ़ही में धसा होता है। कहाँ पे? मसूड़े में।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं गर्त दंती। गढ़ा को यहाँ पे गर्त बोला जाता है, ठीक। तो मसूड़े के गर्त में जाके धंसा होता है, इसीलिए हम अपने दांत को बोलते हैं गर्त दंती है, ठीक। हमारा देखिए दांत अंदर जाके मसूड़ा में अंदर धंसा हुआ है, गढ़ा बना के धंसा हुआ है, तो गढ़ा को यहाँ पे गर्त बोल रहे हैं, तो गर्त दंती है, ठीक। उसके बाद विषम दंती। हमारा दांत जो है कई टाइप का है, कहीं कोई दांत, किसी दांत का नोक बहुत पतला है, किसी दांत का नोक बहुत चौड़ा है, कोई बहुत मोटा दांत है, इसे कुछ टाइप का है। तो हमारा दांत बहुत सारे टाइप का है, विषम प्रकार का, इसलिए बोल रहे हैं विषम दंती है। अब कितने प्रकार का होता है इसको भी तो जानना चाहिए हमको। तो देखो हमारा दांत मेनली 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का एक जबड़े में दांत पाया जाता है। तो देखो एक जबड़े का हम पढ़ लें अगर, तो दूसरा जबड़ा का क्लियर हो जाएगा, कैसे कि सेम दांतवा ये में है, दोनों जबड़ों में सेम दांत होता है, बस समझो। अब क्या होता है, हमारा दांत 4 प्रकार का, कितने प्रकार का बाबू, 4 प्रकार का। तो देखो पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवड़क और चौथा होता है चवड़क, ठीक। इतने होते हैं दांत हमारे, 4 टाइप के, याद कर लो। कृंतक, रदनक, अग्रचवड़क, चवड़क, कृंतक, रदनक, अग्रचवड़क और चवड़क, कृंतक, रदनक, अग्रचवड़क, चवड़क, ठीक। इंग्लिश में इंसिजर, किनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर, किनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर, किनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक। ये 4 टाइप के दांत याद कर लो, एकदम क्लियरली याद कर लो। अब देखो ये इंसिजर जो होता है, सीजर मतलब कौंची, कैंची, मतलब हमारे भोजन को काटने का, कुतरने का काम करता है। क्या काम करता है, काटने यानी कुतरने का काम करता है। तो ये हमारे एक जबड़े में इसकी संख्या होती है 4। देखो है अगवा का है इतना, 4 दांतवा कौंची है, इंसिजर है, कृंतक है, हमारा 2 निकला हुआ है, 2 ऐसे सही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मतलब देखो अब यहाँ पे 4 दांत जो है ये क्या है, ये है कृंतक, जिसको हम बोलते हैं इंसिजर, के इंसिजर बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं बाबू, इंसिजर। तो 4 गो अगवा का दांतवा इंसिजर, ऐसे ही हाथ रख के देखो इंसिजर। इसके बाद 4 के बाद 2 गो दोनों ओरिया क्या है, केनाइन है, देखो चोक होगा, हल्का हल्का चोक होगा, इसीलिए हम राक्षस जैसा बनाए हैं, ठीक। तो देखो केनाइन क्या है, तो भोजन को ये फाड़ने का काम करता है, और एक जबड़े में इसकी संख्या 2 गो, मतलब एक जबड़ा में 2 गो दांत होता है। इसके बाद चबाने वाला दांत आता है, मतलब भोजन को पीसने वाला। तो दोनों प्रकार का दांत भोजन को पीसता है। एक देखिए 2 ठे आगे होता है और 3 ठे पीछे होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ से समझ में आएगा। अब हम अपने मुंह के अंदर नहीं दिखा सकते हैं ना, तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया भोजन को फाड़ने वाला जो थोड़ा सा चूक है। अब इसके अंदर जाओगे तो 2 गो यहाँ पे दांत मिलेगा और 3 गो इसके पीछे दांत मिलेगा, ठीक। इधर भी वैसे ही मिलेगा, 2 गो इधर और 3 गो इसके पीछे। अब देखो सगरू जो है 5 दांत ये चबाने वाला दांत है, लेकिन है 2 गो अगवा वाले का अलग नाम रख देते हैं, 2 गो अगवा वाले का अलग नाम रख देते हैं और 3 गो पिछवा वाला का अलग। क्या क्या देखो है आगे है और ये क्या कर रहा है, चबाने का काम कर रहा है, इसलिए अग्रचवड़क। क्या बोले बाबू, अग्रचवड़क, ठीक। तो इसका नाम हो गया अग्रचवड़क, इसका नाम भी अग्रचवड़क, दोनों का नाम अग्रचवड़क, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर। इसकी संख्या कितना हो गई, एक जबड़े में 2 और 2 4, ठीक। तो एक जबड़े में अग्रचवड़क की संख्या 4। और इसके पिछवा चबाने वाला 3 गो दोनों ओरिया, 3 गो दोनों ओरिया, समझ रहे हो। तो 3 गो पीछे है, पीछे मतलब प्री, ठीक। तो सॉरी, प्री मतलब पहले होता है। देखो प्री मतलब पहले होता है, हम भी कंफ्यूज हो गए। देखो प्री मतलब पहले कौन है, तो पहले चबाने वाला 2 गो दांत है एक साइड में, एक जबड़े में। तो एक साइड में, एक जबड़े में 2 गो दांत, दोनों साइड मिला के 4 गो, मतलब 4 गो पहले वाला चबाने वाला दांत है, जिसको हम बोलते हैं प्री मोलर, यानी अग्र चवड़क। आगे है इसलिए प्री लगा रहे हैं, अग्र लगा रहे हैं, ठीक। तो अग्र चवड़क। अब पिछवा बस चबाने वाला काम कर रहा है, तो इसको बस सिंपली बोल सकते हैं चवड़क। इसकी संख्या कितनी होती है, एक जबड़े में 6। क्या होती है बाबू, 6। तो ये हो गया हमारे दांतों की संख्या। कितना हो गया दांत, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक जबड़े में दांत। आप जानते हैं हमारे दांतों की संख्या 32 होती है, ठीक। तो अगर पूरा यंग इंसान है तो उसके दांतों की संख्या 32 होती है।
अब ये हो गया 32 दांत, जिसमें से 4 दांत कृंतक मतलब भोजन को काटने वाला, कुतरने वाला, 2 दांत भोजन को फाड़ने वाला। जैसे सेव खा रहे हो तो फाड़ना पड़ेगा उसको, ठीक, तो भोजन को फाड़ने वाला। उसके बाद अग्र चवड़क भोजन को चबाने वाला, 4 गो। आगे जो चबाने वाला है उसको अग्र चवड़क बोलते हैं, जिसकी संख्या 4 होती है। चवड़क पिछवा जो चबाएगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर, यानी कि 6 होगा। तो देखो मोलर और प्रीमोलर, प्रीमोलर मतलब पहले का चबाने वाला और मोलर मतलब बाद में का चबाने वाला। तो ये समझ में आ गया आपको। अब अगर हम क्या करें, ये देखा जाए तो है बीचवा में से दोनों पार्ट समान है कि नहीं है? देखो यहाँ पे इधर 2 गो क्या है, 2 गो कृंतक है, इधर भी 2 गो कृंतक है, इधर एगो इंसिजर है, यानी एगो क्या है, रदनक है। क्या है? रदनक है। इधर भी एक ही रदनक है। इधर 2 गो प्रीमोलर है, मतलब कि अग्र चवड़क है। इधर भी 2 गो अग्र चवड़क है। इधर 3 गो चवड़क है, इधर भी 3 गो चवड़क है, यानी मोलर है। तो ये सेम है, तो इसको हम बांट देते हैं 2 भाग में, ठीक। अब हम दांत का सूत्र बनाते हैं। दांत का सूत्र क्या बनाते हैं? देखो, अगर हम क्या करें, एक जबड़े का लिखें तो एक जबड़े में आधा जबड़े में, देखो आधा जबड़े में कितना दांत होता है? तो आधा इसका कितना हो जाएगा? 2, इसका आधा 1, इसका आधा 2, इसका आधा 3, ठीक, इतना ही तो होगा। तो 2 होता है आपका क्या? इंसिजर। तो यहाँ पे लिख दो 2, ठीक। रदनक यानी केनाइन कितना होता है? तो 1 होता है, ठीक, 1 होता है। उसके बाद अग्र चवड़क कितना होता है? तो आधा जबड़ा में अग्र चवड़क 2 गो होता है, तो 2 लिख दो। फिर चवड़क कितना होता है आधा जबड़ा में? 3 गो, तो 3 लिख दो। क्या लिखे? 2 गो कृंतक। एक आधा जबड़े में कितना कृंतक? 2 गो कृंतक। आधा जबड़े में कितना रदनक? 1 गो रदनक। और आधा जबड़े में कितना अग्र चवड़क? 2 गो। आधा जबड़े में कितना चवड़क? 3 गो। ऐसे लिख दिए। अब इसको हम अगर 2 से गुणा कर दें तो दुगुना, मतलब कि पूरा जबड़े का हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसका दुगुना डबल, तो पूरा जबड़े का हो जाएगा। तो ऐसे हम दांत का सूत्र लिखते हैं। अब ये ऊपर के आधे जबड़े का हो गया, अब ये नीचे के आधे जबड़े का भी ऐसे ही होगा, ठीक। नीचवा का जबड़वा भी तो ऐसे ही होगा, समझ रहे हैं? तो 21 23 बटा 21 23, ये दांत का सूत्र है। अब इसको 2 से गुणिया दीजिए। अब मैथ वाला लोग क्या करे लो है, ऊपरा से बस 2 से गुणा कर लो, तो बाबू नहीं, ये 2 जो है दोनों तरफ गुणा करने के लिए है। समझ में आया? बायोलॉजी अलग कंसेप्ट अपनाता है। तो 2 जो यहाँ पे हम गुणे में लिखे हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों में गुणा करने के लिए है। बस ये नहीं कि मैथ का रूल लगाए ऊपर गुणा कर दिए हो गया, नहीं। ये एक जबड़े का दांत कितना हो जाएगा? देखो एक जबड़े में कितना दांत है, तो अगर हम देखें तो इंसिजर 2 है आधा जबड़े में। अगर 2 से गुणा करें तो 2 दूना 4, मतलब इंसिजर 4 गो, एगो जबड़ा में कहो 4 गो हो गया, ठीक। यहाँ पे केनाइन कहो है आधा जबड़ा में 1 गो है। अब 2 से 1 में गुणा करें, 2 एकम 2, यानी पूरा जबड़ा में कहो हो गया? 2 गो। ऐसे गुणा करके हम लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं मानव के दांत का सूत्र, डेंटल फार्मूला। ये होता है यंग पर्सन के लिए। क्या होता है बाबू? यंग पर्सन के लिए, जो पूरा तरह से यंग हो गया, पूरा दांतों जम गया है ठीक से। अब बचवा के लिए क्या लिखोगे? तो बचवा के लिए लिखना पड़ेगा दांत का सूत्र 2102 बट्टा 2102। काहे इसका ऐसे लिख दिए और गुणे 2, काहे ऐसे लिख दिए? तो देखो बचवा में जो होता है ना, प्रीमोलर गायब रहता है, ये नहीं रहता है, जमा ही नहीं रहता है। मोलर में बस एक ही रहता है, 2 गो गायब रहता है, ठीक। देखो मोलर में बस एक ही, देखे होंगे बचवा सब हंसते होंगे, सब मसुड़वे दिखता है, दंतवा दिखता ही नहीं है। काहे से कि सब गायब रहता है, जमा ही नहीं रहता है। तो ये हो गया प्रीमोलर गायब रहता है। अब देखो 21 23, यहाँ पे इंसिजर पूरा रहेगा, अगवा का दंतवा पूरा रहेगा, केनाइन भी रहेगा पूरा, लेकिन बस मोलर रहेगा, प्रीमोलर गायब है। क्या है बाबू? प्रीमोलर गायब है, ठीक। तो ऐसे बचवा में रहता है, उसका जमा नहीं रहता है दांत पूरा,
मतलब उगा नहीं रहता है। तो ये हो गया दांत का सूत्र। ये आपके बुक में एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में दिया हुआ है, तो ये एग्जाम में दांत के बारे में पूछने की संभावना कम बनती है। ठीक, इसीलिए थोड़ा हम फास्ट इसको बताए हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए इसको। ठीक, कैसे कि आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा कि दांत के कितने प्रकार होते हैं, कौन क्या काम करता है। फिर से बता देते हैं। कृंतक काटने का, रदनक फाड़ने का, अग्रचवड़क चबाने का और चवड़क चबाने का। ये दोनों चबाने का काम कर रहे हैं सब, ये वो काटने का, ये वो फाड़ने का, बस इतना ही है ये दांत। अब समझते हैं आगे आगे क्या होता है। अब हम समझते हैं ग्रसनी के बारे में, या अभी लार के बारे में ही समझिए। लार के बारे में, अभी तो दो ही चीज़ के बारे में न समझे, जीभ और दांत के बारे में। अब समझो यहाँ पे लार के बारे में। लार होता क्या है? तो लार जो होता है, लार जो होता है जल प्लस एमाइलेज, एमाइलेज या टाइलिन जिसको बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन जिसको बोलते हैं, टाइलिन। ठीक, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही एंजाइम का नाम है। ठीक, दूसरा यहाँ पे होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम अभी बता रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं, प्लस म्यूकस, म्यूकस। अभी लार जो होता है ना, हमारा थूक जो होता है, ये इतने चीज़ों से मिलके बना हुआ है। यही हम लिखे हैं कि लार जो होता है किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो लार जो होता है पानी उसमें होता है, आप जानते हैं पानी होता है लार में। एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम जिसको बोलते हैं, मतलब ये दोनों एक ही एंजाइम का नाम है। एंजाइम एक ही एंजाइम का नाम है। एंजाइम क्या करेगा? भोजन का पाचन कराएगा, समझ रहे हैं ना। तो लार में एंजाइम पाया जाता है, मतलब कुछ पदार्थ होगा यार, एंजाइम जो भोजन का पाचन कराएगा, बस इतना समझो। अब एंजाइम जो है ये एक ही एंजाइम का नाम है, एमाइलेज या टाइलिन। कोई एक नाम से आप पुकार सकते हैं इसको, जैसे आपका दो नाम होता है वैसे एंजाइम का दो नाम है। अब ये लाइसोजाइम एक एंजाइम है और ये है म्यूकस। ये एंजाइम नहीं है, म्यूकस है, बस इतना समझो। तो ये कितने चीज़ों से मिलकर बना? 1 2 3 4, 4 चीज़ों से मिलकर लार बना होता है। इसमें जल जो होता है भोजन को नमी प्रदान करता है, भोजन को नम करता है, नम करता है। ठीक, एमाइलेज या टाइलिन क्या करता है? एमाइलेज या टाइलिन जो है ना, स्टार्च का पाचन करता है, और स्टार्च का पाचन करके स्टार्च को किस में बदलेगा? तो बाबू देखो, स्टार्च को किस में बदलेगा? माल्टोस नामक शर्करा में, माल्टोस। ठीक, तो माल्टोस नामक एगो मान लो एक कार्बोहाइड्रेट ही है, अभी बस थोड़ा सा छोटा किया है इसको। है बढ़हन अणु था, हमको बदलना इसको हेती चुकी अणु में, लेकिन अभी बहुत कम छोटा किया है, समझ में आया? ऐसे समझ लो। तो ये माल्टोस में परिवर्तित हो गया। अब छोटा करते करते इस अणु में परिवर्तित होना है इसको। तो ये स्टार्च हो गया जिसको माल्टोस में भी बदल देता है, माल्टोस शर्करा में, जिसको माल्टोज भी कभी कभार बोल देते हैं। तो ये हो गया एमाइलेज या टाइलिन का काम। एमाइलेज और टाइलिन एक ही एंजाइम का नाम है, बस याद रखना। एमाइलेज और टाइलिन एक ही एंजाइम का नाम है। अब यहाँ पे देखो, ये इसका काम समझ में आ गया कि एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है। स्टार्च मतलब भूसी को किस में बदल दिया? एक ग्लूकोज में, जिसका नाम क्या है? एक शर्करा। शर्करा मतलब समझते हैं ना, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। एक ग्लूकोज में बदला जिसका नाम है माल्टोस। ठीक, अब लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। भोजन के बैक्टीरिया को मारता है। ठीक, मारता है। ठीक, तो ये लाइसोजाइम का काम हो गया। मतलब ये क्या काम करता है? सैनिक का काम करता है। जवन जाना बैक्टीरिया उन लोगों को मार देगा, बस इतना ही काम करता है लाइसोजाइम। तो याद रखो, जल भोजन को नम करेगा। नमी मतलब समझते हो ना, भिगोएगा, भे देगा। तो भोजन को भेने का काम कौन करेगा? जल। एमाइलेज या टाइलिन स्टार्च को माल्टोस में बदलेगा। ठीक, लाइसोजाइम क्या करेगा? तो लाइसोजाइम जो है भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया जो आ रहे हैं सब, जो हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उन सबको मार देगा लाइसोजाइम। सैनिक का काम कर रहा है। म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस जो है ना, भोजन को चिकना बनाता है। चिकना, चिकना
जब आप मुंह में से कुछ खाए रहेंगे, मुंह में रोटी और निकालेंगे तो देखेंगे एकदम चिपचिपा हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा। कहाँ है? म्यूकस की वजह से चिकना बनाता है। किसको? भोजन को। भोजन को, ठीक। तो भोजन को चिकना बनाता है। तो भोजन को चिकना काहे बनाता है? अब भोजन को जाना है कहाँ? पेट तक। अब पेट तक जाने के लिए उसको सरकना पड़ेगा। तो सरकने के लिए जब चिकन रहेगा तभी तो सरकेगा, तो चिकना बनाता है, ठीक। तो इसीलिए ये म्यूकस ये काम करता है। क्या करेगा? उसको सरकाने के लिए क्या करेगा? चिकना बना देगा। समझ रहे हैं? चिकना बनाने के लिए म्यूकस इसमें लार में होता है। तो यही लार में म्यूकस की वजह से भोजन चिकना हो जाता है। अब लार की जो काम है, फंक्शन है, वो आपको समझ में आए होंगे। लार जो होता है कितनी चीज़ों से मिलकर बना? जल, एमाइलेज या टाइलिन एक एंजाइम है, लाइसोजाइम एक एंजाइम है, और म्यूकस, इन 4 चीज़ों से मिलके बना। जिसमें जल भोजन को नम करता है, मतलब कि भोजन को भेद देता है। एमाइलेज या टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करके माल्टोस नामक शर्करा में बदल देता है। लेकिन मुंह में भोजन कितनी देर रहेगा? तो बहुत कम स्टार्च माल्टोस में बदल पाता है, ठीक। उसके बाद लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। भोजन में जो भी बैक्टीरिया होंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे उनको मार देगा, किल कर देगा। उसके बाद म्यूकस क्या करता है? चिकना होता है, और ये भोजन को चिकनाहट प्रदान करता है। कैसे कि उसको सरक के जाना है अमाशय तक, तो सरकने के लिए चिकनाहट चाहिए, और वही चिकनाहट कौन प्रदान करता है? म्यूकस, ठीक। तो ये हो गया लार के काम, यानी फंक्शन ऑफ स्लाइवा। तो ये हो गया आपका स्लाइवा यानी लार के काम। अब हम समझते हैं ग्रसनी के बारे में। अब यहाँ पे ये भोजन का मुंह में का जो काम है उतना हो गया। अब कुछ काच भोजन पच गया, कुछ काच दांत थूर कुछ दिया, तो इसको बोल देंगे फिजिकल क्रिया। और कुछ लार में लभराया, जिससे क्या हुआ? ये स्टार्च माल्टोस में बदल गया, मतलब स्टार्च का पाचन हो गया, ठीक। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। तो हमारे मुंह में भोजन के पाचन के लिए कितने प्रकार का रिएक्शन कोई पूछेगा तो एगो फिजिकल, एगो थूर कुछ वाला कौन कर रहा है? दांत कर रहा है, तो एगो फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, और एक केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रिया हो रहा है जो लार कर रहा है। लार मतलब कि स्लाइवा, ठीक। तो ये कर रहा है। तो मुंह में का काम खत्म। अब मुंह में पच गया भोजन, अब भेजना है इसको अमाशय में, पेट में। अब क्या होता है? चलो अब ग्रसनी के बारे में और ग्रसिका के बारे में समझते हैं, मतलब कि खाद्य नली के बारे में समझते हैं। अब देखिए, मुंह में पाचन हो गया, मतलब मुख गुहा में पाचन हो गया। स्लाइवरी ग्लैंड लार निकाल देंगे सब, जिससे मुंह में लार बनने लगेगा। लार में एंजाइम होंगे 4 ठे, एंजाइम नहीं 4 ठे, 2 ठे एंजाइम होंगे, जल होगा और म्यूकस होगा। ये 4 चीज़ें होंगी जिससे पाचन हो जाएगा, मुंह का पाचन खत्म। अब देखिए, अब मुंह जो है ना, एक कुप्पी के आकार की संरचना में खुलता है, और उस संरचना को अभी हम बताए हैं, बोलते हैं क्या? ग्रसनी, फेरिंग्स जिसको बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है? हमारे गले में यहाँ पे भोजन नली और सांस का नली दोनों एक के जगह आके लगा रहता है। मतलब यहाँ पे दोनों एक के जगह रहता है, और अलग अलग रास्ते से हर चीज़ जाता है। सांस अलग रास्ते से जाएगा, भोजन अलग रास्ते से जाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों नली के लिए कुप्पी का काम कौन करता है? यही कीप का काम कौन करता है? ग्रसनी करता है। तो यहाँ पे देखो, ये है भोजन नली और ये है सांस नली, जिससे सांस जाएगा। तो सांस नली से बस सांस जा सकता है, और भोजन नली से बस भोजन जा सकता है। बस इतना ही होता है। अब क्या होता है? दिक्कत यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये आ गया ग्रसनी कीप के आकार की एक संरचना है जिसमें मुख गुहा खुलता है। खत्म बात। ग्रसनी श्वास नली और खाद्य नली दोनों से जुड़ी होती है। यहाँ से ये खाद्य नली है, ये श्वास नली। इस खाद्य नली को हम ग्रसिका भी बोलते हैं, ग्रास नली भी बोलते हैं। तो ये होता है। कहाँ से जुड़ा होता है? ग्रसनी श्वास नली और खाद्य नली दोनों से जुड़ी होती है। सांस के नली से और खाने के नली से दोनों से जुड़ी होती है। भोजन को खाद्य नली में भेजने के लिए, मतलब इस नली में भेजने के लिए श्वास नली को बंद करना पड़ता है। मतलब अगर भोजन यहाँ से मुंह से आया, ऐसे निगले जैसे ढकेले ना, क्या होता है? पहले ही हमारे आगा ही होता है पहले सांस नली, तो ढुक जाएगा सांस नली में। इसलिए इसको सांस नली को बंद करने की ज़रूरत पड़ती है भोजन को खाद्य नली में भेजने के लिए। तो श्वास नली को बंद करने की ज़रूरत पड़ती है।
यह कार्य कार्टिलेज का एक दरवाजा करता है, मतलब यहाँ पे एक दरवाजा लगा होता है। ये क्या करता है, सांस नली को ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा, जिससे भोजन खाद्य नली में चला जाएगा। कार्टिलेज का एक दरवाजा लगा रहता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। इस दरवाजा का क्या नाम है, एगो स्पेशल दरवाजा है जिसको, जैसे एगो बुलंद दरवाजा है, एगो यहाँ पे क्या है, ये कार्टिलेज का एक दरवाजा है, कार्टिलेज पदार्थ का बना हुआ दरवाजा है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक, यही काम ये करता है। जब भोजन आएगा तो दिमाग इसको निर्देश दे देगा कि बाबू देखो भोजन आ रहा है, सांस वाला नली बंद करो जल्दी, तो तुरंत ही लटक के इधर या बंद कर देता है और बंद करेगा। इसके बाद बस भोजन वाला नली खुला रह जाएगा, जिससे भोजन नली में चला जाएगा, मतलब कि खाद्य नली में चला जाएगा, ग्रसिका में चला जाएगा। ठीक, तो एपिग्लॉटिस कहते हैं इस दरवाजे को। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। इस ग्रसनी में भोजन का पाचन होगा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, बस ये ट्रांसफर करने का काम कर रहा है कि भोजन जाएगा कहाँ, इसी के लिए वो कीप का काम कर रहा है बस। इस नली में भी कोई पाचन नहीं होता है। ये जो खाद्य नली है इसको एसोफेगस बोलते हैं, यानी ग्रसिका बोलते हैं या खाद्य नली बोलते हैं। और इस खाद्य नली में भी कोई पाचन नहीं होता है, मतलब भोजन को किसी भी टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाता है। जैसे आया था यहाँ से हल्का हल्का पच के आया है, बस उतने रह जाएगा। अब यहाँ पे नली में ही नहीं होगा कि पाचन होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी पाचन नहीं होता है। यह ग्रसनी और अमाशय को जोड़ने वाली नली होती है। यहाँ से ग्रसनी से आई होती है और अमाशय यानी पेट में, स्टमच में जुड़ी होती है। तो यहाँ पे जोड़ने वाली नली होती है, मतलब कि मुंह से और भोजन को सीधा ही कहाँ तक ले जा रहा है, पेट तक, अमाशय तक। तो इस अमाशय तक के पहुँचाने का बस एगो रास्ता है। नली क्या है, एगो रास्ता है कहाँ तक पहुँचाने के लिए, अमाशय तक। तो यह ग्रसनी और अमाशय को जोड़ने वाली, यहाँ पे ये ग्रसनी हो गई, इसको दोनों को जोड़ने वाली ये नली हो गई। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए अलग अलग आदमी में अलग अलग डिपेंड करता है कि उसका लंबाई कितना है, एज कितना है। अब मान लीजिए खूब लम्हर आदमी है तो उसमें थोड़ा लंबा होगा, और जो छोटा है उसमें छोटा होगा। तो ये डिफर करता है हर एक व्यक्ति पे। ये एवरेज बताया गया 25 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है, लगभग मैंने इसीलिए लिखा गया। ठीक, तो हर व्यक्ति में जरूरी नहीं है 25 सेंटीमीटर होगा, कहीं बढ़न हल्का सा हो सकता है, कहीं हल्का सा छोटा हो सकता है। ठीक, तो इसकी लंबाई, इस नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्रमानुकुचन क्रिया द्वारा भोजन गति करता है। एक क्रमानुकुचन क्या आ गया, देखो सांप को मेढक खाते देखे हो तो ऐसे उसका दहिया ऐसे सुटुकता है, फैलता है, मतलब कि ऐसे सिकुड़ेगा फैलेगा। ठीक, ऐसे होता है ना। तो ये क्या है, क्रमानुकुचन क्रिया, ऐसे 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 जा करके और उसका जो मेढक खाया रहता है पेट में चला जाता है। ऐसे सेम हमारे भोजन नली में होता है। ऐसे सरकते सरकते भोजन ऐसे ऐसे करते करते क्रमानुकुचन क्रिया इसको बोलते हैं, क्रमानुकुचन गति बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते कहाँ चला जाता है, हमारे अमाशय में, हमारे पेट में। ठीक, तो ये हो गया भोजन के जाने का रास्ता, जिससे भोजन क्रमानुकुचन क्रिया द्वारा, मतलब आगे फैलता जाएगा ये ग्रास नली और पीछे सिकुड़ता जाएगा, जिससे भोजन आगे चलता जाएगा। देखो कैसे होगा, ये हो गया आपका भोजन नली, यहाँ पे मान लो भोजन है। ठीक, तो पिछवा से ढेर सिकुड़ेगा, पिछवा से दबाएगा इस भोजन को, आगवा फैलेगा हल्का हल्का, जिससे भोजन आगवा घस के। ठीक, तो घसकाने के लिए क्या करता है, पीछे से सिकुड़ता है और आगे से फैलता है, जिससे भोजन आगे गति करे। और इसी गति को हम क्रमानुकुचन क्रिया बोलते हैं, क्रमानुकुचन गति बोलते हैं। तो ये क्रमानुकुचन गति करता है भोजन। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इस नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन को किसी भी एंजाइम से क्रिया नहीं कराया जाता है, कोई थूरकूच वगैरह कुछ नहीं किया जाता है, बस मुंह में था तभी तक पाचन हुआ, फिर अमाशय में जाएगा तो पाचन होगा। बीच का क्या है, सब रास्ता है कहाँ तक, अमाशय तक पहुँचाने का। ठीक, तो अब भोजन आ गया अमाशय में, लेकिन हम आज इसको अमाशय में नहीं पचाएंगे। काहे से कि वीडियो लेक्चर जो है बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि पाचन, जो मनुष्य में पाचन है वो 2 लेक्चर ले लेगा आराम से। तो देखिए यहाँ पे 2 लेक्चर लेगा ही लेगा। अभी हम कहाँ तक पहुँचाए भोजन को, सिर्फ अमाशय तक पहुँचाए और सभी पार्ट के बारे में जाने कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ से नोट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं हम, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स। ठीक,
तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए हम आपको लिख के भी बता सकते हैं, लेकिन जानते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई लोग बोलते हैं काहे नहीं लिखते हैं, तो देखिए हम पहले से लिख के इसलिए लाते हैं कि टाइम लगता है वैसे बताने में, लिखने में टाइम लगने लगेगा तो हम बताएंगे कब, आपको समझाएंगे कब, तो इसीलिए पहले से ही लिख के लाते हैं। ठीक, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में भोजन को पेट में पचाएंगे अमाशय में, और उसके बाद आगे ले जाएंगे, तो आगे के क्रियाक्रम को आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।